औरंगजेब के मरने के बाद जी। भारत में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था जिससे हम माने कि आधुनिकता का शुरुआत हो गया? तो बताइए आपके इस लीडरशिप वाले गुण का एसडीपीओ के रूप में क्या इस्तेमाल होगा? इंडिया तो 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया, जी सर। लेकिन गोवा लिबरेट हुआ 1961 में। इतना गैप क्या है? May I come, sir? यस Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. प्लीज। इंजीनियर, जी सर। यू आर इंजीनियर? यस सर। तो अभी क्या कर रहे हैं? 18 में आपने पास किया है? सर अभी तो फिलहाल बीपीएससी की तैयारी और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। साथ में एक प्रतिष्ठित संस्थान में आंसर राइटिंग और कंटेंट राइटिंग का भी काम कर रहा हूँ। तो ये आधुनिक भारत की इतिहास हिस्ट्री कब से शुरू करते हैं? सर इसमें इतिहासकारों में अनेक मतभेद है, किंतु सब सर्वमान्य 1707 के बाद से माना जाता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से आधुनिक। ऐसा क्यों? औरंगजेब की मृत्यु से आधुनिकता का क्या रिलेशन है? उसमें ये मृत्यु हो गई, उसमें क्या मॉडर्निटी है? तो उसमें मूलतः यह माना जाता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो मुगल साम्राज्य, जो विशाल अंपायर था भारत में, उसका पतन हो जाता है। उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ 1757 के बाद देखने को मिलता है, किंतु उसके बाद से ही इतिहासकारों का मत है कि वो भारत में आधुनिकता की शुरुआत हो चुकी थी। औरंगजेब के मरने के बाद भारत में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था जिससे हम माने कि आधुनिकता का शुरुआत हो गया? सर ये इतिहासकारों का मत है सर, वो उन्होंने टाइम लाइन को डिवाइड किया है, तो उसमें उन्होंने एक टाइम लाइन फ्रेम लिया 1707। कुछ इतिहासकार इसे नहीं, आप हम ये कह रहे हैं, हम मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि कोई घटना ऐसी होगी ना, कोई ऐसा इवेंट होगा जिससे ये प्रतीत होगा कि अब मिडवेल एज से आधुनिकता आ गई, मरने से औरंगजेब की आधुनिकता आ गई। तो मरने से नहीं, उसे एक जो विशाल मुगल साम्राज्य था उसका पतन सुनिश्चित हो चुका था, क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी थे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हम तो आधुनिकता की बात कर रहे हैं ना। हाँ सर। इतना पतन की तरफ बात कर रहे हैं। हाँ। ये सारी बातें औरंगजेब के मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की बातें हैं। जी। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कह सकते हैं, लेकिन मॉडर्निटी कैसे आ गई? सर जनरली मॉडर्न तब कहा जाता है कि जब विचारों में और शासन प्रशासन में देखने को मिलता है आधुनिकता, तो माना जाता है। तो कौन सा इवेंट से माना कि विचार मॉडर्न हो गए? सर इससे पहले जो मुगल साम्राज्य थे वहाँ पर परंपरावादी तत्वों पर ज़्यादा विशेष बल दिया जाता था। इसके बाद जब ब्रिटिश शासन शुरुआत हुई तो उन्होंने जो भारत की धार्मिक नीति था उस पर कम हस्तक्षेप किया था। ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1707 में हुई? नहीं सर, 1757 प्लासी के युद्ध के बाद मूलतः माना जाता है। तो मॉडर्निटी कब से आई? 1707 से आप कह रहे हैं, औरंगजेब के डेथ से? जी सर। या प्लासी की जंग से? सर अगर उसमें जो इतिहासकारों का मतभेद है तो सर्वमान अगर देखा जाए तो 1757 को भी माना जाता है। हम थोड़ी इतिहासकार। जी सर। आप क्या मानते हैं? सर मैं 1757 को ज्यादा प्रीफर मानता हूँ। 1757 को? जी सर। 1757 को कहिए। मतलब कोई घटना ऐसी होगी ना जो लैंडमार्क होगी कि लगेगा कि हाँ ये अब अगर औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल शासक रहे, औरंगजेब के जो इनएफिशिएंट थे शासक, लेकिन शासक तो रहे, मुगलों का शासन रहा। जी सर। मुगलों का शासन तो 1857 तक रहा। जी हाँ, बहादुर शाह जफर रहा। जी सर। तो मॉडर्निटी कैसे आई वो हम जानना चाह रहे हैं। आप मॉडर्न इतिहास कैसे कहिएगा? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। चलिए ठीक है, एक लैंडमार्क पलासी अगर कहते हैं तो चलिए मानने सकता है कि पलासी का युद्ध हुआ जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेजेमोनी ओवर इंडियन फोर्सेस एस्टैब्लिश कर दिया। जी सर। क्या यूरोप से आए थे उन्होंने, वो जो प्राचीन जो मध्यकालीन थिंकिंग थी उससे अलग उनकी थिंकिंग थी, उनका सोच विचार डिफरेंट था। तो ये मॉडर्निटी आ गई, उनकी एजुकेशन जो सिस्टम वो अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके यहाँ आ गया था। मॉडर्निटी कैसे आ गई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उनके यहाँ मशीन का इन्वेंशन हो गया था, उनके डेमोक्रेटिक लुक डेवलप हो गए थे, शिक्षा व्यवस्था बढ़ गई थी, तो वो मॉडर्न अब युग आ गया। पुराने परंपरागत युग से मॉडर्न युग आ गया। तो अंग्रेज जब आ गए तो अंग्रेज आने का लैंडमार्क
प्लासी की युद्ध या बक्सर की युद्ध हुई, जी यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन जी। औरंगजेब के मरने से कहाँ से मॉडर्निटी आ जाएगी? इतिहासकारों ने किताब लिखने के लिए, सुविधा के अनुसार कन्वीनियंस के लिए जी, जी। एक डेट लाइन निर्धारित दिया। ऐसा कोई डिमार्केटिंग लाइन नहीं है जो मॉडर्न पीरियड को मेडिवल पीरियड से अलग कर। धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण जानकारी दी इससे संबंधित। अच्छा चलिए, अब उसके बाद वो ये बताइए कि प्लासी की युग में क्या हो गया था? प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ब्रिटिश शासक रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने धोखे से नवाब को पराजित किया। उसके बाद बंगाल में एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के कठपुतली के रूप में मीर जाफर को वहाँ का शासक बनाया गया था। तो एक तरह से उन्होंने आर्थिक दोहन और आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा बंगाल में किया, और उसका उपयोग उन्होंने अन्य भाग को जी, तो नवाब सिराजुद्दौला ने वो जो क्लाइव था जी उसका विरोध क्यों किया? सर, उस समय दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, उससे उसको दस्तक क्या था? दस्तक एक तरह का शाही फरमान था, और उसे जारी होने के बाद कंपनी बिना चुंगी दिए हुए बंगाल में अपना व्यापार कर सकती थी। चुंगी दिए मतलब हिंदी ठीक है, ड्यूटी फ्री जी ट्रेड, जी सर, ड्यूटी फ्री ट्रेड का परमिशन था, जी। इसका मिसयूज किया। जी सर। ड्यूटी फ्री में क्या हुआ? सर, इसमें जो सिर्फ उन्होंने कंपनी को ये अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी ने दस्तक को बेचना शुरू कर दिया, और जो यहाँ के लोकल थे उनको बेच पैसे लेकर उन्होंने दस्तक बेचना शुरू कर दिया, जिससे राजस्व का नुकसान बहुत ज्यादा बंगाल के नवाब को होना शुरू हो गया। तो उन्होंने इसका विरोध किया। मॉडर्निटी का एक स्टैंड लैंडमार्क यह भी हुआ, मॉडर्निटी एक लैंडमार्क ये हुआ कि करप्शन का जनक हुआ। करप्शन यहीं से शुरू हुआ। जी सर। लॉर्ड क्लाइव पर क्या इतिहास एंड कैसे हुआ? उन्होंने सुसाइड कर लिया था। क्या कर लिया? उन पर बहुत ज्यादा धन शोधन का आरोप लगा था उनके ऊपर। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने तो उसके बाद क्या हुआ उनका? यहाँ पर तो उन्हें बहुत सम्मान मिला। हाँ, किंतु ब्रिटेन में जाने के बाद उन पे केस भी चलाया गया। हाँ, और उनको आरोपी बनाया गया। हाँ, अंततः उन्होंने गिल्ट के कारण सुसाइड कर लिया। करप्शन की बुनियाद डाल दी थी। जी सर। ठप्पा लगने का इसे शुरू हुआ पैसा लेने। स्टेशन उसके पहले नहीं थे। पूर्णतः ये सत्य नहीं है कि प्रशासन में पहले से भ्रष्टाचार नहीं थे। हाँ, मध्यकाल में भी कह सकते हैं। जी सर। लेकिन मध्यकाल में ऐसा करप्शन जी सर, ये नहीं संस्थागत रूप ले ऐसा कोई ऑफिशियल करप्ट नहीं थे। जी, ये संस्थागत जो सैंक्शन मिल गया, ये मॉडर्निटी का इम्पैक्ट है। करप्शन शुरू हो गया। जी। अच्छा, चलिए सर पूछिए। आपने अपने स्ट्रेंथ में लिखा है लीडरशिप स्किल। जी सर। तो अपने जीवन की कुछ ऐसी घटना का उल्लेख करिए जिसमें आपने लीडरशिप स्किल दिखाया हो, और इस लीडरशिप स्किल का आपके डीएसपी के पद में के कार्य निर्वहन में क्या सहयोग मिलेगा? सर, एक उदाहरण मेरे कॉलेज से संबंधित है। एक हम लोग का कॉलेज इंटर कॉलेज टूर्नामेंट था। उसमें हमारे कॉलेज में जो क्रिकेट का मैच होना था, तो उसमें जो प्रतिनिधि टीम थी वो काफी मजबूत थी। तो ऐसे में जो हमारा कैप्टन था, कुछ दिनों को समर वेकेशन था, तो वो लोग घर चले गए थे, जो मेन कैप्टन था। तो फिर हमारे यहाँ पर लीडरशिप की कमी हो गई थी कि आखिर लीडर कौन बनेगा, और टीम में मनोबल की भी कमी थी। उस मनोबल को दूर करने के लिए मैंने उसको आगे बढ़ाया और टीम को मनोबल भी बढ़ाया। अंततः हमने मैच हार गए, किंतु बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया था, बड़े अच्छे से ढंग से मैच खेला था। जी सर। और मुझे लगता है बहुत क्लोज फाइट मैच में हम लोग जाकर हारे थे। अच्छा अच्छा। तो डीएसपी ये एसडीपीओ के रूप में, सब डीएसपी के रूप में तो आपकी पहली पोस्टिंग उसी में होगी ना? जी सर। एसडीपीओ के रूप में। जी सर। एसडीपीओ क्या होता है सर? ये जिला में ये एसडीपीओ ये डीएसपी से प्रमोशन के बाद एसडीपीओ एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। अच्छा, ऐसा मत बोलिएगा, बहुत गड़बड़ है। प्रमोशन नहीं बोलिए, ऐसा है। सब डिवीजन में पोस्टिंग है तो एसडीपीओ, टाउन में हुआ तो डीएसपी। सॉरी सर, मुझे जानकारी। तो बताइए आपके इस लीडरशिप वाले गुण का एसडीपीओ के रूप में क्या इस्तेमाल होगा? सर, एसडीपीओ का मुख्यतः काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वक्त जो हमारी टीम बल होती है,
उसकी मनोबल भी ऊंची रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हें आपराधिक तत्वों से लड़ना होता है। ऐसे समय में क्या होता है, कुछ कुछ जो हमारे पुलिस बल होते हैं उनमें मनोबल की कमी आ जाती है, तो उन्हें मनोबल को बढ़ाने के लिए एक लीडर की जरूरत पड़ती है, जो बीच बीच पर उनको अनुशासन का तौर तरीका भी बताए और उनके अंदर मनोबल भी बढ़ाए कि ये हमारी जो ड्यूटी है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, तो इसे हमें जिम्मेदारी तरीके से निभाना चाहिए। एसडीपीओ के रूप में आप एक लीडर ही होते हैं क्या? एक लीडर नहीं सर, उनमें अनेक बहुत सारे गुण होने चाहिए। एसडीपीओ के रूप में आप एक लीडर ही होते हैं क्या? एक लीडर नहीं सर, सिर्फ एक लीडर नहीं होते हैं। आप एक लीडर होते हैं वहाँ? हाँ सर, एक लीडर की भूमिका में हो सकते हैं वहाँ पर। कैसे कैसे? सर क्योंकि कुछ कुछ जहाँ आपराधिक घटनाएं होती है वहाँ पर टीम को लीड करना होता है, उसके लिए लीडर की जरूरत होती है। ठीक, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री की जानकारी भी है आपको। आप बतला रहे थे वैसे थोड़ी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का साइमन कमीशन से क्या लिंक है? 1919 सर 1919 में जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया था, उसी को उसको फीडबैक करने के लिए ब्रिटिश इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 में, उसी को फीडबैक करने बोल रहे हैं आप? इसी जी सर, मिस्टेक, वर्ड मिस्टेक। चलिए, तो उसी को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। क्या एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो इसमें प्रांत में द्वैत शासन लगाया गया था और केंद्र में संघ का शासन था, एकात्मक शासन था, तो उसी को रिव्यू करने के लिए। तो उसका पीरियड क्या डिसाइड किया गया था? सर उसमें जो मेंबर्स थे अधिकांश ब्रिटिश। नहीं, उसमें पीरियड था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का रिव्यू होगा आफ्टर द गैप ऑफ कितने ईयर? आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर। लेकिन हाँ, तो लेकिन साइमन कमीशन कब आए और थे? 1928 में आ गई थी गठन, उसका गठन 28 में आए थे कि 27 में गठन हुआ था, 28 में आई थी। तो क्यों अर्ली आ गए? सर क्योंकि 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उससे पहले उनको एक फीडबैक लेना था, उसके लिए 1935 में उसी के फीडबैक के आधार पर 1935 का जो एक्ट आया था वो एक आधार बना था। यही रीजन था, यही रीजन नहीं था। चलिए, साइमन कमीशन जो था उसका बाइकट हुआ साइमन कमीशन का, उसका मेन रीजन क्या था? तो उसमें जितने भी मेंबर्स थे सभी वाइट्स थे, भारतीय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, जिसके कारण इसका विरोध किया गया था। एक चीज बताइए, जो इंडिया तो 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया जी सर, लेकिन गोवा लिबरेट हुआ 1961 में, इतना गैप क्या है? गोवा में वहाँ पर पुर्तगाल का शासन था, तो वहाँ पर तो इतना गैप का कोई कारण होगा ना? जब इंडिया फ्री हो गया, इंडियन यूनियन बन गया, तो गोवा भी तो पार्ट एंड पार्सल था इंडिया का। सर गोवा ब्रिटिश के पार्ट नहीं थे, और वो जो 1947 में जो थे जितने भी रियासत थे वो ब्रिटिश या तो स्वतंत्र थे या ब्रिटिश इंडिया के वो पार्ट थे, तो उन पे वो लागू था। जो स्वतंत्र थे उन पे ये लागू किसके अंडर में था गोवा? पुर्तगाल के अंदर था। कुकिंग आपका हैबिट है जी, मतलब हॉबी है? जी सर। तो यो एक फीमेल और एक मेल शेप का नाम बताइए। एक जो भारतीय हैं संजीव कपूर हैं पुरुष में, और एक सोनाली गोयल है महिला में। चलिए, चलिए हो गया इंटरव्यू। जी सर। परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, जी सर। आपका नॉलेज बेस है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है, जी सर। पर्सनैलिटी भी आपकी ठीक है। जी सर। थोड़ा सा आप फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह जो नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, अच्छा, बहुत कॉन्शियस हो जा रहे हैं, ओके सर। एकदम आप लगा के सुनने की कोशिश कर रहे हैं जी, कि पर्सनैलिटी एकदम नॉर्मल नॉर्मल, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ओके सर। चेहरा मोहरा बढ़िया है जी सर। लेकिन थोड़ी गंभीरता जी ऑफिसर वाली चाहिए, जी सर। घबराहट है आपके चेहरे में, जी सर। है ना, तो इसको अवॉइड करना है, घबराना नहीं है, कूलली पेशेंटली थोड़ा सा सुनिए तब आंसर दीजिए। जी सर। अच्छा है, जी सर। नॉलेज बेस है, जी थोड़ा सा घबरा के जल्दी जल्दी हाँ। और बहुत मतलब अटेंटिव तो रहना है, जी सर। लेकिन फेस से ये नहीं देखना ना कान लगा के क्या कहा आपने, ऐसा नहीं, पर्सनैलिटी उससे हैरास होता है। बाकी आपका बढ़िया है, कॉन्फिडेंट है,
आपने क्वेश्चन के आंसर भी दी, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, इसलिए वी होप बेटर हुई। जब आप एसडीपीओ के रूप में फंक्शन करते हैं जी सर। तो आप अकेले काम नहीं करते, आपके अधीन कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे सिपाही होंगे। जी सर। तो एसडीपीओ के रूप में तो आप लीडर हैं ही, जिन्हें एक लीड करना है इन सारे लोगों को। जी सर। वहाँ पर टीम वर्क है, अकेले तो आपको करना नहीं है। हाँ सर। इसलिए लीडरशिप क्वालिटी का एसडीपीओ में यही उपयोग है कि हम वहाँ टीम लीडर होते हैं हमेशा ही, अच्छा। और इसलिए उसका उपयोग करके हम अपने कर्तव्य का निष्पादन अच्छे से कर पाते हैं। जी सर। ठीक है, तो उस तरह से बस। कुछ जवाब दे सकते हैं। प्रश्न तो किसी भी तरह के पूछे जा सकते जी हैं, सर। जवाब देने का तरीका ये होना चाहिए और- ताकि प्रश्न का जवाब हम कम से कम शब्दों में दे करके आगे बढ़ जाए। जी सर। आप उदाहरण दे रहे थे कि कहीं दंगा हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, वो सब कुछ भी हो जाए, जी लेकिन आप तो एक लीडर के रूप में फंक्शन करें। ठीक है ना, और सब तो ठीक है, अच्छा है। बस एक चीज, जो आपका आइडियल पर्सन इन योर लाइफ है ना, तो हाँ। अभी समय नहीं है, हाँ। तो यू प्रिपेयर ए स्मॉल ब्रीफ चार्ट महात्मा गांधी। about every happening related to Mahatma Gandhi. When they will ask question, then you must be ready to answer each and every question asked by board. ओके सर। है कि आपने दिया तो बहुत जरूर पूछेंगे। जी सर। When you थोड़ा have बहुत taken prepare किया हूँ मैंने इस पर। Prepare किया है। बस बहुत अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन महात्मा गांधी का भी था। ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप, गांधीयन इकोनॉमी, जी जी सर। जी क्या है गांधीयन इकोनॉमी? गांधी इकोनॉमी में जो सर मूलतः दो तीन तरह की इकोनॉमी है। एक पूंजीवादी है, जिसमें बोलते हैं कि लेजर का जो सिद्धांत आता है कि मार्केट को खुले हाथों में छोड़ देना चाहिए, इस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है उसमें समाजवादी सिद्धांत है, जिससे हम गांधीयन सिद्धांत पूछ रहे हैं। हाँ, हम दो तीन इकोनॉमी के सिद्धांत नहीं पूछा। सर गांधी पर्टिकुलर ये जी सर। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ गांधी अबाउट इकोनॉमी? उन सबों में से क्या गांधी था? सिद्धांत सबसे मूलतः था कि श्रम रोजगार पर ज्यादा बल देना चाहिए। जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं, जो मशीनीकरण है, उसका विरोध वो करते थे। अरे हम तो गलती से एक वर्ड भी यूज कर दिया है, ट्रस्टीशिप पूछ रहे हैं ना, वर्ड यूज किया। जी, जी, गांधी उस पर ही फोकस देना है आपको। इट इज ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप मतलब समझा? जी सर। ट्रस्टीशिप में सिद्धांत में ये हुआ कि जो कंपनी होती है या जो नहीं आइडिया है, तब गांधीयन कंसेप्ट है इकोनॉमी का कि जो धन है, संसाधन, वो जो धनिक लोग हैं, हाँ। ये वो ट्रस्टी जी हैं सर। ईश्वर के। जी। अब मालिक उनकी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस धन को वो ट्रस्ट की तरह से सही ट्रीट करें और अपने मर्जी से वर्कर्स गरीबों को दें, या जो जितना हक है उनको दे दें। जी सर। ये ट्रस्टीशिप है, जी सर। उनको ट्रस्टी बनाया गया है ईश्वर की तरफ से। जी सर। मार्क्स ने या मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ने बहुत इसका क्रिटिसिज्म किया है जी। कि ही वांटेड टू प्रेफर बिरला, जी जो नहीं चाहते थे कि बिरला की दौलत ले ली जाए। वो मार्क्सिस्ट नहीं थे, वो बिरला की इकोनॉमी को बचाने के लिए अब बिरला से सारा सहायता लेते थे। जी। गांधी जी पर यही क्रिटिसिज्म है जी सर। कि कहते थे कि बिरला है तो रहे, टाटा है तो रहे, वो समझे उनकी मर्जी पर है कि गरीबों को दे दें निकाल के। जी सर। यही ट्रस्टीशिप है, जी सर। ट्रस्टी है। तो ये गांधीयन थॉट ऑफ इकोनॉमी का। अब गांधीयन थॉट जो पूछा गया तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कहिएगा। गांधीयन फिलोसफी का। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ Yes, गांधीयन फिलोसफी। ये इकोनॉमी है। गांधीन पीस स्टडी पढ़िएगा, देन यू विल नो एंटायर थिंग। ठीक ठीक है, है। बहुत अच्छा, ठीक। नाइस। गांधी के बारे में आपको बता दिया, इतना जब पढ़िए। तो गांधी आपके आइडियल है, जी सर। गांधी। तो आप गांधी के बारे में जानिए। सब बना के जाइएगा। क्रिटिसिज्म भी है गांधी पर, जी सर। बहुत थोड़ा बड़ा क्रिटिसिज्म है। अब हाँ, उनके अब महात्मा बात चल रही, सुन रही थी, आप गांधी आपने डाला है, गांधी के बारे में एंटी पॉइंट्स भी रखना है आपको। जी सर। हम भीमराव अंबेडकर और गांधी में कैसे संबंध थे? सर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर में सर उन्होंने दोनों ने दलित उत्थान के लिए कार्य किया था। दलित व्यवस्था, यही आपका आइडिया है। एकदम भैंसा का एकदम ड्रैगन ड्रॉन थे दोनों, दो पोल। अंबेडकर गांधी जी को देख नहीं सकते थे, जी सर। उनका प्रोसेस अलग था दोनों का। अलग था प्रोसेस। अंबेडकर सिर्फ कहते थे कि वो उनका मोटो सिर्फ दलितों का उत्थान। जी सर। गांधी जी सबका। अंबेडकर से कम मजबूर होकर के अब वो फास्ट किए, पूना पूना पैक्ट हुआ, इसीलिए हुआ। और कहे कि जब हम अनशन तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक कि अंबेडकर हमको जूस नहीं पिलाएंगे। जी सर। और अब उनको कहा कि अब तो कहते थे कि हम हिंदू ही नहीं हैं। अंबेडकर ने कह दिया
कि हमको तो आप अनटचेबल कहते हैं, जी। मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। हम अंग्रेजों से बात कर लिया उन्होंने कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा रहेगा, हमारा एक अलग हमारा कॉम हमको कंसिडर किया जाए, वी आर नॉट हिंदूज। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।